कुछ कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हम लोग को डिस्कशन में बेसिकली यहाँ पे यूज करना होता है, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट में। एक बार बस हम वर्बली बोल रहे हैं उस चीज को, और वर्बली बोलने के बाद उन सब चीजों को नोट डाउन करेंगे, बस शॉर्ट नोट्स के जैसे हम पॉइंट को नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन शेयरिंग मेरा बंद हो गया होगा। तो यही हो रहा है, लाइट नहीं है शायद से, जहां तक आपको पता चल रहा है। नीचे भी जनरेटर चल रहा है बहुत देर से। इसको ऑफ करो, लाइट लाइट आता है, इसको ऑफ करो तो लाइट आ रहा है। जनरेटर चल रहा है अपार्टमेंट में, लाइट नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ऑन हो गया। यार वेट कर लो थोड़ा। क्या तो चार्ज नहीं रहता, पता नहीं क्या हो गया, और गीजर थोड़ा लगा, गीजर नहीं कनेक्शन उसका। ओके, ये सॉकेट में नहीं है, मतलब चार्ज है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो दूसरा वाला जो इन्वर्टर पड़ा हुआ है उसको लेकर के आ जाएंगे, अगर ये ढंग से काम नहीं कर रहा तो कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम मे बी। थोड़ा वेट कर लो यार 10 मिनट, पता नहीं क्या इशू है। हाँ ठीक है, जो वर्बली हम लोग को पॉइंट डिस्कशन करना है, वर्बली जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम बोलते चले जाते हैं। जैसे एक तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, दोनों बैचेस में कर चुके हैं, रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट को लेके। कि रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली ऐसा कंसिडर करते हैं कि जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा होगा। ऑल्दो ये कोई मतलब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है रेजोनेंस का, कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहा होगा। रेजोनेंस के डेफिनेशन में हम लोग वर्ड यूज करते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था इंडक्टिव इफेक्ट वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करते हैं। सिमिलर टाइप से हम लोग जब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे या मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो हम लोग का डिस्कशन होगा उसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन दोनों के ऊपर ऑपरेट करा रहे होंगे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये वर्ड हम लोग यहाँ पे ध्यान रख के काम करेंगे। बट एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे एक स्टेटमेंट है जो हम लोग पार्टिकुलरली ध्यान रखा करते हैं रेजोनेंस में नॉर्मली, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस केस में हमेशा रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि जब भी कभी रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल वाले पार्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब हम लोग तीन कैटेगराइजेशन रखेंगे कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जब एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट होने से हमेशा हम लोगों का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। केवल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा केस है जहां पे हम लोगों का रेजोनेंस होने के बावजूद स्टेबिलिटी वाला पार्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, नॉर्मल से भी स्टेबिलिटी वाला पार्ट डिक्रीज कर जाता है। इस एक छोटे से पार्ट का हम लोग को ध्यान रखकर काम करना होगा।
तो हम लोग इन चीजों का डिस्कशन करेंगे बेसिकली। एक मिनट। हाँ, हम लोग इन चीजों का डिस्कशन करेंगे कि हम लोग कई थियोरेटिकल पॉइंट्स में, एक तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, दूसरा हम लोग स्टेबलाइजेशन इफेक्ट बोल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे अगर वर्ड मिल जाए कि स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, तो अगर ये वर्ड मिलेगा तो सीधा समझ लेना कि हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट को ही एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट को हम लोग स्टेबलाइजेशन इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा कंपाउंड का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। केवल एक केस में कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, जिस चीज को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोला करेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं कि जो लेविस स्ट्रक्चर, जिन चीजों को हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे जो सबसे पहला डेफिनेशन था, एक मॉलिक्यूल को दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे रेजोनेंस हो रहा होगा। तो जो हम लोगों का लेविस स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उन लेविस स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला करते हैं। ये तीसरा पॉइंट जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। और उसके अलावा फिर हम लोग नॉर्मली एक कंसिडरेशन ये लेके चलते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। ये तीन चार पॉइंट्स है जो हम लोग को डिस्कशन में बेसिकली यूज करना होता है। इन डिस्कशंस के बाद हम लोग रेजोनेंस कब हो सकता है, इस एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे। उसके ऊपर छोटा सा कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ऑल्दो ये चीज हम लोग रीड बैच में पढ़ चुके हैं, बट आर बैच में हम लोग को इस चीज को वापस से डिस्कस करना है। तो कुछ नए नए क्वेश्चंस, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग और उसमें डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे रेजोनेंस इफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को कंसिडर करना है, ये वर्ड ध्यान रखना होगा, डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ करके कहीं और चला गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वर्ड हम लोग आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। जो पहला डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल अगर दो या दो से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन में या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल वाला पार्ट हम लोग का रेजोनेंस शो कर रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा पार्ट, इट इज एन स्टेबलाइजेशन इफेक्ट एंड always increases stability except एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एक दो लेक्चर के बाद हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को। उसके अलावा तीसरा पार्ट जो हम लोग डिस्कशन में यूज कर रहे होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स है जिन लोगों को हम यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो इंटरमीडिएट लेविस स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑल द लेविस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग हमेशा आर एस से डिनोट किया करेंगे। बार बार हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर्ड मेंशन तो कर रहे होंगे, लेकिन आर एस से ही डिनोट किया करेंगे। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखने का है। जितने भी लेविस स्ट्रक्चर जो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तीन बेसिक पॉइंट है। मेरे हिसाब से सवाल अगर पूछता भी है तो केवल ये पहले पार्ट में पूछता है। एंटी एरोमेटिक वाला पार्ट थोड़ा नया पॉइंट होता है पहली बार के लिए, बट क्योंकि बहुत यूज टू हो जाता है हम लोग, जब एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो बहुत यूज टू हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला पॉइंट ऑल्दो इम्पोर्टेंट है बट अपने आप याद हो जाएगा। तीसरे वाले पार्ट को तो जरूरत भी नहीं याद रखने का, वो मतलब जिंदगी में याद रहेगा ही रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके अलावा फिर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन में हम लोग यूज भी कर रहे थे। कि जैसे मान लो एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में पाई बॉन्ड हम लोग का इस तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन हम लोग पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर्स अगर पॉसिबल है, तो इस केस में इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो हम लोग का ये कॉम्बिनेशन निकल के आता था। पहले एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, तो कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब ओवरऑल वन एंड हाफ बॉन्ड बोल सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से वन एंड पार्शियल बॉन्ड हर एक कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हर एक कार्बन के बीच में वन एंड पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट किया, तो हम लोग ये पूरे पार्ट में बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट कितने बॉन्ड है, तो वन एंड हाफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मेंशन कर सकते हैं। पहला चीज ये
कि हम लोगों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता चल रहा है हम लोगों को कि इन दोनों एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है, इन दोनों एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। ये पहला पॉइंट जो हम लोग को डिस्कशन में यूज करना होता है। बट अगर नीचे वाले पार्ट की बात करें तो फीलिंग आ रहा है अपने को कि पाई बॉन्ड है, कहाँ पे है नहीं पता, बट पाई बॉन्ड होना चाहिए, 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा मालूम पड़ रहा है अपने को। तो पाई बॉन्ड अगर नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाले स्ट्रक्चर को जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा उसका पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बेसिकली ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, इस चीज को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड आराम से बोल सकते हैं। और ये चीज हम लोग पहले डिस्कशन में यूज भी किए थे कि जब रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर के या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया करते हैं। और कंट्रीब्यूशन के टाइम पे हम लोग को पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, उस स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड में पूरे पार्ट के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया करते हैं। मतलब अगर इक्वल स्टेबिलिटी होगा तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर दो स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका कंट्रीब्यूशन या उसका कैरेक्टर हम लोग के रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा निकल के आएगा। एक छोटा सा डिस्कशन का पार्ट होता है जो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम नोट डाउन करते चले जा रहे हैं। उन पॉइंट्स का ध्यान रखना। हम कभी भी ऐसा सवाल देखे नहीं, अगर सवाल आएगा तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सवाल आएगा, अदरवाइज वो पॉइंट नॉर्मली एप्लीकेशंस में अपने आप धीरे धीरे यूज टू होते चले जाते हैं हम लोग। तो वो सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से सबको याद रहते ही रहते हैं। पहला पॉइंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर द रियल स्ट्रक्चर whereas resonating structures are unreal structure। हम लोग केवल इसको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको रियल मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड फॉर पेपर रिप्रेजेंटेशन ओनली। सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर फॉर्म by the contribution of resonating structure in the order of their stabilities। और स्टेबिलिटीज में रिलेटिव स्टेबिलिटीज वर्ड यूज कर लेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा निकल के आएगा। इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस अभी तो उतना नहीं समझ में आएगा, बट जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेंगे फिर उसके बाद जब हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का पार्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, इसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आएगा। बॉन्ड लेंथ में हम लोग कंपैरिजन करते वक्त ये रिलेटिव स्टेबिलिटीज वाले पार्ट को यूज किया करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट जब रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सिमिलर टाइप का एक कंसिडरेशन आता है। हम उसका एक बेसिक बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, केवल एक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे तुम लोगों को एक चीज का आइडिया है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन वाला पार्ट हमेशा एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू होते हुए होता है, जिस चीज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट वर्ड चलता है, अदरवाइज हम लोग एक्टिवेटेड स्टेट या कॉम्प्लेक्स स्टेट बोला करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अपने आजू बाजू वाले दोनों स्पीसीज का ये होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इन दोनों का कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा। किसका ज्यादा कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा? जिसका यहाँ से एनर्जी गैप कम है। रिएक्टेंट का एनर्जी गैप कम दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर रिएक्टेंट का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग आगे बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। इस चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हैमर्स पोस्टुलेट भी बोलते हैं।
ऑल्दो इस वर्ड को हम लोग मेंशन करेंगे, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा ये पोस्टुलेट वाला पार्ट, बट क्योंकि इसका एप्लीकेशन है हम लोग के रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो ये वर्ड वाला पार्ट हम लोग बार बार डिस्कस किया करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन एक बार में हो जाए, सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कि रिएक्शन वाला पार्ट 2 स्टेप में हो जाए, मतलब एक पीक के जगह पे 2 पीक बन जाए, इस तरीके से भी हो सकता है रिएक्शन। तो इस केस में अपने पास 2 ट्रांजिशन स्टेट है, जो दोनों टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे ये दोनों के दोनों ट्रांजिशन स्टेट कहलाएंगे। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का पार्ट है, इस एक चीज को हम लोग इंटरमीडिएट बोला करेंगे, जो रिएक्टेंट भी नहीं है, जो प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली एक स्टेबल स्पीसीज है, वो चीज को हम लोग इंटरमीडिएट बोला करेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 के अंदर इंटरमीडिएट का और रिएक्टेंट का दोनों का कैरेक्टर होगा, मतलब जस्ट उस ट्रांजिशन स्टेट के आजू बाजू वाले स्पीसीज का कैरेक्टर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 वाले पार्ट के अंदर हम लोगों को इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट दोनों का कैरेक्टर मिलेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट का एनर्जी गैप कम है, तो ट्रांजिशन स्टेट 1 में इंटरमीडिएट का कैरेक्टर ज्यादा निकल के आने वाला है। ट्रांजिशन स्टेट 2 के अंदर अगर बात करें तो उसमें भी इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट का कैरेक्टर होगा, बट फिर से इंटरमीडिएट का एनर्जी गैप कम है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट 2 के अंदर भी इंटरमीडिएट का ही कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस चीज को हम लोग हैमर्ट्स पोस्टुलेट बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही चीज यहाँ भी हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड का जब हम लोग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन के टाइम पे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी एग्जिस्ट करता हुआ हम लोग मान रहे हैं। बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करता तो है, बट हम लोग उसको रिएक्ट करके चलते हैं, हम लोग उसको मान के चलते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको वो एग्जिस्ट करता है तो भी हम लोग उसको रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी काफी कम होता है। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उन सब के रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, आदित्य तुम लोग को आदित्य आर्यन रेजोनेंस पढ़ने बोला था, तो उस टाइम पे रीड किया था क्या? सिर्फ बस पूछ रहे हैं। याद नहीं सर। जिस कुछ मार सर मारेंगे फिर से बोलिए ना। तुम लोग सर के लिए नहीं, पॉला आर बैच में। ब्रूस्टर हाँ, पॉला ब्रूस्टर पढ़ने के लिए बोले थे रेजोनेंस, सर शायद किया था। शायद किया था। अरविंद सर पढ़े थे लेकिन बहुत पहले पढ़े थे। कोई बात नहीं, हमको उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है वो। यस सर पढ़े थे। ज्योत्सना ज्योत्सना ठीक है, तो जैसे मान लो पढ़े थे, तुमको बस थोड़ा बहुत पढ़ा होना ही चाहिए, ज्यादा हमको उसमें जरूरत नहीं है। जैसे एक हम छोटा सा केस यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सपोज दैट मान लो ये कंपाउंड दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी और OH ग्रुप। तो यहाँ जब रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनना है। कैसे बनेगा इसका डिस्कशन आगे होगा, बाकी कुछ लोगों को मालूम है, बट अभी डिस्कशन आगे होगा। ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर 1 और 2। ऑब्वियस सी बात है, पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल दिख रहा है हमको, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ये याद मत कर लेना कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, उससे पहले एक प्रायर कंडीशन भी होता है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH है, तो ऑक्टेट पूरा है बेसिकली हर एक एटम का। ऑक्टेट पूरा होने पे न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहला स्ट्रक्चर अगर ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा कि पहले वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन। हर एक के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं, पहला पार्ट। और सेकेंड पार्ट हम लोगों का, क्योंकि रेजोनेंस है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब वन एंड पार्शियल बॉन्ड बोला जा सकता है। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फर्स्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी वन एंड पार्शियल बॉन्ड बोल सकते हैं। उसके अलावा पहले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग डेल्टा माइनस लिखेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज हमेशा रह नहीं रहा, कभी जीरो चार्ज है कभी नेगेटिव चार्ज है, मतलब कुछ इंटरमीडिएट चार्ज रह रहा होगा। और ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लो कि पूरे स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिए
कि स्टेबिलिटी वाले पार्ट में सेकंड वाले पार्ट का स्टेबिलिटी कम है या फिर फर्स्ट वाले पार्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के फर्स्ट वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा निकल के आना है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब है जैसे है ना कि बचपन में लोगों बचपन में क्या भी बोलते हैं, ये मम्मी पे गया है पापा पे गया है। तो मम्मी पे गया है और पापा पे गया है का मतलब कि जो फेस है वो मम्मी के जैसा ज्यादा दिखाई देता है, तो मम्मी का कैरेक्टर ज्यादा है। पापा के जैसा ज्यादा दिखाई देता है, पापा का कैरेक्टर ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर 1 नंबर वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये 1 वाले स्ट्रक्चर का कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देगा हम लोग को इस रेजोनेंस हाइब्रिड में। कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देने का मतलब क्या है कि इस 1 स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम लोग के रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हम लोग के पहले स्ट्रक्चर में, तो हम लोग के रेजोनेंस हाइब्रिड में भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है बट एग्जैक्टली इक्वल कैरेक्टर नहीं है, मतलब 50-50 नहीं कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा हो सकता है, 1.6 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, 1.9 हो, इससे मतलब नहीं है। बट हम लोगों का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या फिर जो बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट है, 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर में यहाँ प्रोमिनेंटली डबल बॉन्ड अपने को कार्बन कार्बन में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि कार्बन कार्बन का कैरेक्टर अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है, तो एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का चीज, सेम चीज नहीं बोल सकते बट वैसा ही टाइप का चीज हम लोगों को रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाई देना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1.5 बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा होगा। कितना होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये बस हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि 1.5 से ज्यादा हो रहा है। कितना होगा ये चीज बोल पाना मुश्किल है, ये हम लोग बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हम लोगों के ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में सिंगल कैरेक्टर दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड के जैसा कैरेक्टर या सिंगल बॉन्ड के जैसा बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1.5 से लोअर होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग के रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा हम लोग कंट्रीब्यूशन मानते हुए चल सकते हैं, जो ऊपर हम लोग पॉइंट में भी डिस्कशन किए थे। ऑल्दो जैसे मतलब नॉर्मली हम इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर बोला नहीं करते हैं, इस चीज को हम बॉन्ड लेंथ में ही समझाया करते हैं, बट ये चीज हम स्टिल समझा रहे हैं ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाए कि ज्यादा स्टेबिलिटी होने के से ज्यादा कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, उसके रूल्स हैं, रूल्स वाले पार्ट में हम लोग आएंगे, बट अभी के लिए ये थोड़ा बेसिक पार्ट समझ के चलने का है। कोई डाउट होगा किसी को तो बेसिक आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे कि कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट तो तुम लोग का हो गया। एक पॉइंट और है, मतलब एक या दो पॉइंट है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स with very low stability are rejected। एग्जिस्ट करता होगा बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त कुछ चीजें आएंगी जब तुमको पता चले कि ये स्ट्रक्चर बन सकता है, बट फिर भी हम लोग रिजेक्ट करके चल रहे हैं। तो एग्जिस्ट करता होगा, हम लोग उसको रिजेक्ट करके चलेंगे, हम लोग वहां पे कोई कंसिडरेशन लेकर नहीं चल रहे होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये पॉइंट ऑल्दो थियोरेटिकल पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, और कंपेयर भी लिख सकते थे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टू डिटरमाइन, कंपेयर ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज almost all the properties of the molecule, but some properties such as bond length या dipole moment भी बोल सकते हैं, dipole etc cannot be compared using RS।
रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू हम लोग आराम से फिर आंसर निकाल सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी यूज्ड फॉर दीज प्रॉपर्टीज। ये जब हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे तब वहां पे अपने आप सारे पॉइंट समझ में आना शुरू हो जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट के लिए मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ऑफ पॉइंट एक मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। और जब मेसोमेरिक इफेक्ट का हम लोग ऑर्डर मेंशन करेंगे तो वहाँ पे वो डेफिनेशन आराम से पुट आउट कर देंगे। जैसे सपोज दैट मान लो कि हम ऐसा बोल के चल रहे हैं कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, इस कंपाउंड में आराम से रेजोनेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है उसको कंडीशन अभी आगे मेंशन करने वाले हैं। इसमें हम एक छोटा सा वेरिएशन पुट आउट कर रहा है, दोनों स्ट्रक्चर में केवल एक पार्ट का डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और जब रेजोनेंस होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होगा। तो पहले वाले इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे, और दूसरे वाले केस में उसी रेजोनेंस वाले पार्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। तो डिफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बस थोड़ा सा। अगर रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन के अलावा किसी और एटम से एसोसिएटेड है तो दैट इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब हमें रेजोनेंस होते वक्त कार्बन के अलावा कोई और एटम इन्वॉल्व हो गया तो उस चीज को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट तो बोल ही सकते थे, बट ज्यादा बेटर होगा उसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोले। बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर एक इफेक्ट बोल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर कार्बन हुआ तो केवल रेजोनेंस बोलो, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम हो गया, कोई भी दूसरा एटम, तो उस चीज को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट आराम से बोल सकते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाने पे पता चलेगा तुमको कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है वो रेजोनेंस का ही टाइप, बट वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि दूसरे एटम के लगने की वजह से रेजोनेंस वाला पार्ट ज्यादा इफेक्टिव निकल के आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग के डिफरेंस का पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट क्या होता है। और इसके अलावा फिर हम लोग का एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या हो सकता है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और ये एक ऐसा चीज है जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, बहुत सारे लोग एकदम नहीं पता चलता ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। बट ये एक चीज है जो पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनिशियली सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पे इस इन कंडीशंस का थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन होता है। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया तो अपने आप तुमको समझ में आ जाए कि इधर रेजोनेंस होना है कि नहीं होना है। ये चीज सीखो या ना सीखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम के साथ अपने आप तुमको पता चलेगा हाँ यहाँ रेजोनेंस नहीं होना है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। अगर रेजोनेंस होना होता तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाते। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे इसका मतलब इधर रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट हम लोग कंडीशन के थ्रू पहले बात करेंगे। कंडीशन के ऊपर हमको नहीं लगता है कोई सवाल पूछेगा, बट उसके एप्लीकेशन पे सवाल आ जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो उधर रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट निकल के नहीं आने वाला है। तो इसलिए कंडीशंस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कशन में पुट आउट कर लेते हैं। और कंडीशन केवल एक ही है, इसको लोग अलग अलग तरीके से मेंशन करने की कोशिश करते हैं, बट मेरे हिसाब से केवल एक ही कंडीशन है तो तुम लोग को ध्यान रखना होता है। कंजुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट। कंजुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, ये वर्ड हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। और ये कंजुगेशन सिस्टम होता क्या है ये चीज ध्यान रखना होता है। सिस्टम कंटेनिंग पैरेलल p और d ऑर्बिटल। रीड बैच में जो हम ये पढ़ा रहे थे, मतलब नॉर्मल जो ये बैच में पढ़ा रहे थे वहाँ पे डी ऑर्बिटल शायद हम मेंशन नहीं किए थे, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है। मतलब ये डी ऑर्बिटल हम मेंशन नहीं किए थे ऐसा हमको ध्यान है। अगर नहीं किए होंगे तो नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑर्बिटल हो या फिर d ऑर्बिटल हो, बट प्योर p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कराना है। बेसिकली पाई बॉन्ड एक जगह से पाई इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तुम लोग, तो पाई इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है बेसिकली पाई बॉन्ड को ही शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो जो भी एटम है वो पाई बॉन्ड बनाने के कैपेबिलिटी वाला होना चाहिए। मतलब जिन एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है वहां पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होनी चाहिए। और ये चीज मालूम है अपने को कि जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं
ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा सकते। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा सकते, केवल प्योर पी ऑर्बिटल या प्योर डी ऑर्बिटल करा सकते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक कांसेप्ट हम डिस्कस किए थे। तो इसका मतलब अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं किया तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता तो फिर हम लोग रेजोनेंस वाले कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों के अरविंद बोलो। सर बेंजाइन मॉलिक्यूल शो करता है रेजोनेंस। बेंजाइन मॉलिक्यूल एकदम रेजोनेंस शो करता है। क्यों आया तुम्हारे दिमाग में डाउट? अच्छा, बेंजाइन मॉलिक्यूल का जो हम लोग एक्सेप्शन बोले थे कि बेंजाइन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में यस सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है ना? तो एक चीज ध्यान है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट पाई बॉन्ड बना रहा है, बट ये जो तीसरा बॉन्ड है, केवल ये बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, बाकी बॉन्ड्स कहाँ से बने थे? प्योर पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल से। तो यहाँ वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल है, नीचे वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल है, तो इन पार्ट में रेजोनेंस हो पाएगा। जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं पाई बॉन्ड्स को, इसमें रेजोनेंस हो पाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा। जो बाहर वाला ऑर्बिटल है वो पार्ट रेजोनेंस में नहीं जा सकता, वो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना सिस्टम कंटेनिंग पैरेलल पी और डी ऑर्बिटल, ताकि हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर पाए। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग को डिस्कशन में यूज करना होता है। ऑल्दो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देख के जज नहीं कर पाते कि वहां पे कंजुगेशन सिस्टम है कि नहीं है, देख के पता भी चल जाता है बट थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें हम लोग एक कंडीशनल पार्ट ऐड कर देते हैं। उसको याद रखो तो ज्यादा बेटर होगा। और उन कंजुगेशन सिस्टम के हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जब लोग कंजुगेशन सिस्टम को बहुत ब्रॉड सेंस में बोले तो कंजुगेशन सिस्टम मतलब पैरेलल पी और डी ऑर्बिटल होना चाहिए। वैसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, बट हम लोग मेन मेन 4-5 जो एग्जांपल्स हो सकते हैं उन एग्जांपल्स को पुट आउट करने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोई दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, पहले से पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्मली। इससे अटैच्ड कोई भी एक एटम होगा, वो कार्बन हो या कोई और हो उससे मतलब नहीं है, बट इससे अटैच्ड कोई भी एक एटम होगा, उस एटम के ऊपर हम लोग किसी दूसरे एटम के साथ पाई बॉन्ड बना रखते हैं। तो ए वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल होगा, बी वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल होगा, सी वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल होगा, डी वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ है, बट ये आपस में भी पैरेलल है। तो अगर ये सब ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये टोटल चारों के चारों एटम्स कंजुगेशन सिस्टम के पार्ट होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और इस सिनेरियो में हम लोग इन चारों एटम्स को कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट भी बोलेंगे, और इस तरह के केस को हम लोग अपने लैंग्वेज में पाई पाई कंजुगेशन बोल दिया करेंगे। ऑल्दो ऐसा कोई कंजुगेशन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे हिसाब से, बट हम लोग उसको समझने के लिए पाई पाई कंजुगेशन बोल देंगे, ताकि जब भी कोई कोई चीज मेंशन करना तो मेंशन करना आसान हो जाए। दूसरा एग्जांपल, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और उससे अटैच सी एटम के ऊपर एक लोन पेयर हो। केमिकल बॉन्डिंग में एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 46। उस क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 46 हमको ध्यान है कि बहुत सारे पैसे उस चीज को रिजेक्ट कराया था सॉल्व करने से पहले। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे OH ग्रुप है, ऐसा दे रखा, तो OH ग्रुप वाले पार्ट का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है इस तीन पार्ट में, तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ का एक लोन पेयर हमेशा डिलोकलाइजेशन में रहेगा। तो एक लोन पेयर अगर यहाँ से गायब हो गया, डिलोकलाइजेशन में चला गया, इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से गायब हो गया, जैसे बैक बॉन्डिंग का जो केस हम लोग बोलते थे, ऑल्दो बैक बॉन्डिंग रीड बैच को नहीं मालूम। तो अगर लोन पेयर यहाँ से गायब हो गया तो अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह sp2 निकल के आएगा। ये भी कंडीशन हम लोग पुट आउट करेंगे। जब भी कभी कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट होगा तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएगा, तो उस एक लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, और अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, sp2 होगा। तो फिर से ए और बी वाले पार्ट के ऊपर प्योर ऑर्बिटल अपने पास प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वाला पार्ट था एक, जिसको हम लोग रेजोनेंस में डाल रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आराम से पैरेलल पी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में एग्जिस्ट कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल का सिस्टम आ गया। इस चीज को हम लोग पाई लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम बोल सकते हैं। हम लोग उसको बेसिकली ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए और बी के साथ डबल बॉन्ड और इससे अटैच्ड कोई भी एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एक चीज का ध्यान रखना है कि
हम लोग का जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो sp3 हो गया तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं हुआ, यह कंडीशन हम लोग को फुलफिल करते हुए चलना होगा। मतलब ये बहुत ही मस्त कंडीशन होगा कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अभी एग्जांपल्स हम लोग दो चार एग्जांपल पुट आउट करेंगे इस तरह की चीज को। थर्ड एग्जांपल जो पुट आउट कर सकते हैं, ए और बी के साथ डबल बॉन्ड और सी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बट एक इलेक्ट्रॉन आके अकेले नहीं रहता। जब भी कोई एटम नेगेटिव चार्ज बनाता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने अलोंग 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करते वक्त एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बना हुआ है, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से ऐड कर दिए तो हम लोग ये चौथा पेयर मिल जाएगा, जिसको हम लोग एक सिंगल नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो है तो एक ही नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने, बट हम लोगों के इस नेगेटिव चार्ज के पार्ट में यहाँ बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों एक सिंगल पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसको लोन पेयर के जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में। ये एक चीज का ध्यान रखना है। ऐसा भी कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे हम लोग पाई नेगेटिव कंजुगेशन सिस्टम नॉर्मली बोल दिया करेंगे। फिर उसके बाद चौथा पार्ट हम लोग के ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और सी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज में ध्यान रखना है अपना हाइब्रिडाइजेशन अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उस केस में हम लोगों के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर थर्ड पीरियड एंड बिलो का एलिमेंट है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी वर्कआउट कर जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है अपने लिए। और इस चीज को हम लोग पाई पॉजिटिव कंजुगेशन बोलेंगे नॉर्मली। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो हम लोग जनरली यूज एकदम नहीं किया करते हैं, ए और बी के बीच में बॉन्ड है और सी के ऊपर एक रेडिकल है। जो रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, इस केस में पाई रेडिकल कंजुगेशन हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। ऑल्दो और भी कुछ कंजुगेशन सिस्टम से जो ध्यान रखना है अपने को, अगर दो एटम्स के बीच में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह के पार्ट में भी कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मतलब जस्ट बगल वाले एटम्स में एक जगह पे वैकेंट ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज रहे या न्यूट्रल होने पे भी अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो तो भी अपना काम हो जाएगा और दूसरे एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा। इसी चीज को हम लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं तो बैक बॉन्डिंग बोला करते हैं। अगर दो आजू बाजू वाले एटम को अगर हम लोग कंसिडर करें और उसमें से एक के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है। रेजोनेंस का बहुत ही लिमिटेड केस बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। रेजोनेंस मतलब पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बैक बॉन्डिंग मतलब बस जस्ट आजू बाजू वाले एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये वर्ड हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो हम लोगों के ये 5-6 कंजुगेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं जिसको अपने को ध्यान रखना होता है। और जब भी कभी कोई क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस, पता करना है रेजोनेंस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस केस में जैसे मान लो ऐसा एक एग्जांपल पुट आउट कर लेते हैं हम लोग। तो इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट में ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और इससे अटैच्ड एटम के ऊपर वापस से पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये चारों एटम्स के पी ऑर्बिटल वाले पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इस डायग्राम को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हुए काम कर सकते हैं। हम लोग का मान लो इधर दो जगह पे पाई बॉन्ड था, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल यहाँ पे पैरेलल होगा। तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड वाला पार्ट इधर पे पैरेलल हो सकता है। तो अगर ये पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है, बिल्कुल फ्लैट मॉलिक्यूल है, तो इस केस में हम लोग का ये पूरा का पूरा पार्ट आराम से पैरेलल होगा, जहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे जो हम लोग कंजुगेशन सिस्टम का डिस्कशन पुट आउट कर रहे हैं, इसमें हम लोग को एक और चीज का ध्यान रखना होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोग याद रखते हैं कि पाई बॉन्ड वाला पार्ट का जो सिस्टम दिख रहा है अपने को एग्जाम्पल में, ये तो होना ही चाहिए। बट अगर मान लो किसी तरीके से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता, तब उस केस में क्या होता? तो अगर ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता तो जो ऑर्बिटल्स वो पैरेलल नहीं हो पाते। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ कार्बन कार्बन दे रखा, यहाँ के ऑर्बिटल्स वाले पार्ट, ठीक है, और उसके बाद जो ऑर्बिटल है वो ऐसे लीनियर ना होकर के ऊपर चला गया, ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, ऐसा मोड़ दिए बॉन्ड को, यहाँ कार्बन फिर यहाँ कार्बन दे दिया और यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स को डाल दिया। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल तो है,
बट सामने सामने नहीं है। तो हम लोग बचपन में सुने थे बॉन्डिंग में कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स को बिल्कुल एक दूसरे के सामने होना पड़ता है, लेटरल ओवरलैप चाहिए। तो अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स में लेटरल ओवरलैप नहीं हो सकता, मतलब पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, तो वहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। आगे बोलो। सर एक साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है ना सर, 8 एटम्स वाला, जिसमें 4 पाई बॉन्ड्स रहता है, उसमें ये इस टाइप का केस आता है। हाँ, उसमें मॉलिक्यूल प्लानर नहीं होता, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है जो किसी भी बुक में दे रखा होता है। मॉलिक्यूल नॉन प्लानर होने की वजह से रेजोनेंस शो नहीं कर सकता है, वो भी जस्ट नीचे मेंशन करने वाले हम तो लोग। शायद बाथ ये टब टाइप शेप था उसका। हाँ, टब शेप का होता है वो। तो उस एक चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट शो रेजोनेंस में, या फिर कंडीशंस वाले पार्ट में। बेसिक कंजुगेशन सिस्टम्स का अपने को ध्यान रखना है जो हम लोग यूज करेंगे, बट उन कंजुगेशन सिस्टम्स के अलावा एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा ध्यान रखा करते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल प्लानर नहीं हुआ तो हम लोग कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करा सकते। जिसका एग्जांपल हम लोग इस मॉलिक्यूल के साथ लेके चल सकते हैं। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो देख के मालूम पड़ता है पाई बॉन्ड है यहाँ पे दो एटम के बीच में, और उस एटम से अटैच्ड एटम के ऊपर फिर से पाई बॉन्ड है। मतलब पूरा मिला के यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम हम लोग को पाई पाई टाइप का दिखाई दे रहा है। तो रेजोनेंस होना चाहिए। सिमिलर टाइप से आगे भी कंजुगेशन सिस्टम दिख रहा है, पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है, मतलब इधर भी कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर वापस से पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है, इधर भी कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए, और आगे भी कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन सिस्टम, और पूरे साइक्लिक मॉलिक्यूल में हर एक एटम कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो रेजोनेंस लग रहा है कि होना चाहिए, बट एक्चुअल में रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, एक तो नाम थोड़ा ध्यान रखना, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। पोजीशन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी काम चल जाएगा। रिंग में स्पेशली जब छोटे रिंग्स होते हैं, तो वहां पे कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड दे पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा सोचो कि अगर ये दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp निकल के आना चाहिए, और sp वाले पार्ट का शेप लीनियर होना चाहिए। लीनियर मॉलिक्यूल तो रिंग में एग्जिस्ट करा पाना बहुत मुश्किल है। 10 मेंबर रिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना शुरू कर जाता है, क्योंकि 10 मेंबर रिंग वाले पार्ट में हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बना भी सकते हैं, बट नॉर्मली 8 या 9 मेंबर रिंग तक हम लोग कभी भी एटम को प्लानर नहीं बना सकते या लीनियर नहीं बना सकते, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे पोजीशन नहीं भी दे नोमेनक्लेचर में, तो भी बाय डिफॉल्ट ऐसा बोला जा सकता है कि पाई बॉन्ड कंसेक्यूटिव हो नहीं सकता, तो अल्टरनेट पोजीशन पे ही हो पाएगा। तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन से भी अपना काम हो जाना है। मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लानर रखता है, और क्यों रखता है ये चीज हम लोग एरोमेटिसिटी में सीख सकते हैं। और इसका जो शेप होता है वो टब शेप होता है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। टब शेप मेरे हिसाब से इमेजिन कर पा रहे होंगे कि एक फ्लैट सरफेस है और दूसरा साइड से सा फ्लैप उठा हुआ है, तो जो हम लोगों का दो पाई बॉन्ड है, वो प्लेन के ऊपर ऐसा साइड में बना हुआ है। तो अगर प्लेन के साइड में बना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग का ऑर्बिटल होगा, जैसे एक पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल ऐसा बना दिया, दूसरे नीचे वाले पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल भी बना दिया, बाकी जो ऑर्बिटल्स है उसका डायरेक्शन कुछ और निकल के आ जाएगा। इस केस में हम लोग के ऑर्बिटल्स ये पार्ट पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं कर सकता है। तो ये कंडीशन मस्ट है, ऑल्दो है ये कंजुगेशन सिस्टम के कंडीशन का ही पार्ट। कंजुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट बहुत वास्ट कंडीशन हो गया, बट उसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं कि मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, अदरवाइज मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो सकता। ये एक एग्जांपल है जिसको अपने को याद रखना है। इस केस में मॉलिक्यूल प्लानर नेचर का होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल सॉरी नॉन प्लानर नेचर का होता है, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखना होगा। एक और एग्जांपल हम लोग एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। वहां पे एक मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, बट वो भी नॉन प्लेनर हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से। उस चीज का जब डिस्कशन करेंगे तो सेकंड एग्जांपल ध्यान रखने के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो सवाल पूछना नहीं चाहिए। ये हम लोग कंडीशन में पुट आउट कर सकते हैं। बोलो। सर आज आप कभी भी लंबा सेंटेंस बोल रहे हो तो आखिर का कुछ वर्ड्स क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? जैसे आखिर तक एकदम धीमा हो जा रहा है। बोलते बोलते हम धीरे बोलने लग जा रहे होंगे।
एक ऑटो वॉइस मॉड्यूलेशन हो जा रहा है। बोल सकते हैं। एक मिनट। अभी आवाज ठीक आ रहा है? यस सर। ओके। हाँ, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या कौन कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, और क्योंकि जो रीट वाले स्टूडेंट है ये लोग उधर रेजोनेंस पढ़ के आए हैं जस्ट ये कंडीशन, तो इसीलिए हम कुछ नए नए क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। खुद से सोचना पड़ेगा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर पाएगा कि नहीं शो कर पाएगा। ट्राई करते जाओ। विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस? Which of the following molecule can show resonance? कोई और डाउट है क्या अरविंद? हाथ खड़ा कर रखा है। नो सर, लोअर करना भूल गए। ओके। सर 7 2 बार हो गया। अरे यार, फीलिंग समझा करो यार तुम। सर मेरे को लगा खाली 10 देंगे तो फिर ये तो 11 हो जाएगा ना, इसलिए बोल दिया। नहीं, 10 कैसे देंगे? सवाल और देंगे हम। सर आप राउंड फिगर ही देते हैं, तो 20 या तो 30 टाइप से ऐसे। चलो 11 देंगे, 11 देंगे, 21 देंगे, 31 तो नहीं देंगे, 51 दे देंगे सीधा। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको फिर भी दे रहे हैं ताकि तुम लोग कुछ सिखा पाए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम लोग को इंट्रोड्यूस करना होता है।
अभी जिस पेरेंट्स से मिले थे हम, मतलब मेरे होम टाउन के, मेरे घर के जस्ट पीछे वाले घर के रहने वाले हैं, तो बोकारो आ जाए थे वो लोग। 11th क्लास में एडमिशन लिए थे चिन्मय में, बोकारो लोग शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, ऐसे ही मुलाकात करने आए थे हमसे। तो उस स्टूडेंट से बातचीत हो रहा था, तो साइंस लिया है बट उसको आईएएस का तैयारी करना है। तो ये भी एक चीज हो गया कुछ लोग कि हम क्यों सर आईआईटी का तैयारी करें, क्यों नीट का तैयारी करें, हम सीधा सोच रहे कि आईएएस का तैयारी करें। हम उसको एक चीज बोले कि आईएएस में ना 750 सीट हो गया है, केवल मेहनत मैटर नहीं करेगा, मेहनत के साथ साथ किस्मत बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। पहले था कि जब 1100, 1200, 1500 सीट्स थे तो उसमें भी आईएएस के लिए तो सीट्स इतने है भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड आ रहा है आज बोकारो, 2015 से लगातार वो 5 साल तक एग्जाम दिया। पहले साल से, मतलब 2015 में पास आउट हुआ था, पहले साल भी पीटी क्लियर हुआ उसका, क्योंकि कॉलेज में तैयारी शुरू कर दिया था और मेरे कॉलेज में ही पढ़ा था साथ में, और 5 ईयर कोर्स का था वो। पहला साल पीटी दिया, पीटी क्लियर हुआ, मेंस दिया, नहीं क्लियर हुआ। दूसरे साल पीटी क्लियर हुआ, तीसरे साल पीटी क्लियर हुआ, चौथे साल पीटी क्लियर हुआ, 5 बार पीटी क्लियर हुआ उसका, एक बार भी मेंस नहीं क्लियर हुआ है, एक बार मेंस नहीं क्लियर हुआ है। मतलब लास्टली बोला कि यार अब नहीं, पहले हम कोई और एक जगह सेटल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आईएएस का तैयारी देखेंगे। और बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनती नहीं है, सब कुछ में ठीक है, मतलब बहुत शार्प है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, बट नहीं हो पा रहा। एक और फ्रेंड है, वो 2014 में ही पास आउट था सिविल का, कॉलेज का ही। पहले साल जब पीटी दिया तो उसका पीटी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे साल तीसरे साल पीटी क्लियर हुआ, चौथे साल 5वें साल मेंस भी क्लियर हुआ, बट एक बार भी उसका इंटरव्यू नहीं। इस बार उसका 7 नंबर से रह गया। वो 6 बार से दे रखा है एग्जाम, वो भी बोला कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। 6 साल दे चुके हैं, अब 7वां साल, 2014 के बाद से तो एग्जाम ही दे रहा है वो लोग, अब 7वां साल चल रहा है उन लोगों का। तो तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होंगे और होते भी हैं। बिहार झारखंड में पैदा होते ही हमको लगता है कि 50% लोगों का तो होता है कि आईएएस की तैयारी करना है। बहुत अच्छी चीज है, इंडिया का सबसे बेस्ट पोजीशन है जो हम लोग बोल सकते हैं। बट बहुत अभी के टाइम पे एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी वाइज कैलकुलेशन करके देखो, बहुत बहुत माइन्यूट चांस है सिलेक्शन होने के। 10 से 15 लाख लोग टेस्ट देते हैं, चलो मान लेते हैं सीरियस कैंडिडेट 5 लाख होते हैं, 5 लाख लोगों में अगर 750 सीट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि वहाँ की लाइफ बहुत आसान है, जिन लोगों को लगता है ना जैसे पावर के लिए चाहिए, पावर है और दिस है दैट है, तो बहुत मुश्किल चीज है। कल मेरी एक जूनियर से बात हो रहा था, वो इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर किया, गेट भी क्लियर किया, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो पटना शिफ्ट हो गया, और आईओसीएल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर बना हुआ है। जो बुक वाला जो प्रोजेक्ट है वो उसके साथ हम लोग मिलकर कर रहे हैं। वो उसको छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में घुसना चाह रहा है। बोल रहा है कि सर देखिए, काला पैसा हम लोग से कमाया नहीं जाएगा, और अगर ढंग से काम करने निकले तो यहाँ लोग काम करने नहीं देते, ऊपर से काम का बर्डन बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। अगर इतना ही मेहनत हम प्राइवेट सेक्टर में करें या खुद का बिजनेस करें, खुद का स्टार्टअप करें, तो हम फार बेटर कमा पाएंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको 3% का मिलता है। हाँ ठीक है, एक रिलैक्सेशन फील होता है लोगों के अंदर कि सरकारी जॉब का एक स्टेबिलिटी है, बट उस स्टेबिलिटी का हम क्या करेंगे? मेरे अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा का मेरा सोच है, तो इधर हम टेबल के नीचे से पैसा कमाए, जो कि हम लोगों से पॉसिबल नहीं है, और दूसरा तरीका फॉलो करो तो सरकार अलाउ नहीं करेगा, तो फिर लास्टली ये प्राइवेट सेक्टर में मूव कर रहा है, एमबीए का तैयारी कर रहा है और डेटा साइंस में मूव करके उधर से जॉब करेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्लियर कर रखा है, वो गेट भी क्लियर कर रखा है और अच्छे पोजीशन पे, फिर भी छोड़ रहा है। बोलता है कि सर इरिटेट हो जाते हैं, सुबह से शाम तक 100 मैसेज आ रखा होता है, कितने लोग का रिप्लाई करें हम। तो ये चीज अच्छा है, बट हम सजेशन देंगे, तुम में से जो भी लोग हैं, हम शायद ज्योत्सना को सजेशन दिए भी थे, आईएएस का लाइफ बहुत अच्छा है, वो पोजीशन ही बहुत अच्छा है। एक सोशल चेंज अगर तुमको ड्राइव करना है इंडिया में, तो उस पोजीशन पे जाके बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। बट फिर भी ज्यादा बेटर होगा कि अपने कैरियर के हिसाब से भी एक स्टेबिलिटी चूज कर लेना, कि ये पार्ट कर लेते हैं उसके बाद आईएएस का तैयारी कर लें। डेफिनेटली ट्राई करके देखो, बट एक कैरियर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इतना कम चांस है कि प्लान बी बहुत जरूरी है। और प्लान बी अगर रखना है तो अच्छा प्लान बी रखो, ऐसा नहीं कि हम किसी भी जगह से कुछ भी पढ़ के निकल गए और प्लान बी रख रहे हैं। आईएएस का तैयारी करना बहुत अच्छी चीज है, बट जब नहीं होता है तो लोग 6-6 साल के बाद किसी ऑप्शन में नहीं रहते हैं, तो इसलिए प्लान बी ढंग से रख के काम करना। उस स्टूडेंट को भी हम यही समझाया, क्योंकि मेरे घर के बगल का था, एक तरीके से मतलब कदन टाइप का लगेगा, तो उसको हम सजेशन दिए कि पढ़ लो ढंग से, किसी अच्छे कॉलेज में जाओ, टेक्निकल डिग्री ले लो, और फिर आईएएस का तुमको तैयारी करते रहना। कम से कम इन केस अगर नहीं होता आईएएस, तो भी जॉब तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग आईएएस नहीं कर सकते। मेरी फैमिली रिलेटिव है, और तुम में से अगर कोई डीपीएस का होगा तो शायद उसको पता होगा, इस बार ऑल इंडिया रैंक 16 था यार उसका, वो एमबीबीएस की
फिर आईएएस का तैयारी की और ऑल इंडिया रैंक 16th लाई। ये डीपीएस से ही पढ़ी है, शायद 2010 या 11 में पढ़ी थी डीपीएस से। ऐसे भी लोग हैं। अगर तुम में से किसी को सजेशन चाहिए होगा कि सर हमको भी सजेशन चाहिए आईएएस का तैयारी कैसे करना, क्या करना, तो हम कनेक्ट करा देंगे, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करा देंगे। मेरे साथ एक दोस्त था, मेरे साथ सेम कोचिंग में पढ़ा, मेरे साथ सेम कॉलेज में सेम ब्रांच में पढ़ा मेटलर्जी में, वो भी इस साल आईएएस बन गया। उसका 176 रैंक आया था, तो उसको आईएएस मिल गया ईडब्ल्यूएस कोटा में। एक आरुषि मिश्रा है, वो यूपी पीसीएस में उसका 2nd रैंक आया था, फॉरेस्ट सर्विस में 10th रैंक आया था, तो उसका भी इस बार 240 या 239 रैंक आया। उन लोगों से कनेक्ट करा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। बट उन लोगों से गाइडेंस ले लेना कि अगर कल को आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से काम करें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, मेरे हाथ में दूसरे ऑप्शन हो। मतलब आजकल सबके घर वाले, मेरे घर वाले अभी तक बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि आईएएस कर लो। अरे क्यों करना, जिंदगी भर मेहनत करते रहेगा। हाँ, क्या दिक्कत है मेहनत करने में। ट्राई करो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 अगर नोट कर लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। सबसे बढ़िया इसको पता है क्या हो गया अभी के टाइम पे, हमको ऐसा लगता है, ऐसा फील करते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। मेरे सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक फार्मिंग में मूव कर रहे हैं, सारे बड़े इंडस्ट्रीज। रिलायंस, क्यों फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सारे लोग एग्रीकल्चर में मूव करेंगे। वो दिख रहा है कि एग्रीकल्चर में कुछ आप स्क्रैच से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किसी दुनिया में नहीं है, तो सब लोग एग्रीकल्चर में मूव कर रहे हैं। घर वालों को यही बोलना खेती करेंगे बड़े होकर के, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बोलना टेक्निकल खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना? पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा स्किल, एक्चुअल में उसके लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया में लोग पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कम रख रहे हैं। हम कहीं पे पढ़ रहे थे कि इंडिया से राइस का एक्सपोर्ट नहीं होता, थाईलैंड से होता है। जो यूएस वगैरह में राइस एक्सपोर्ट होता है वो थाईलैंड से होता है। थाईलैंड के लोग इंडिया आके पढ़ाई करके जा करके राइस उगा रहे हैं, मतलब वो आकर के इंडिया में पढ़े राइस वगैरह कैसे उगाया जाता है, और वही टेक्निक यूज करके वो लोग इतना ज्यादा अच्छे तरीके से ये कर पा रहे हैं राइस, कि वो लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। और इंडिया का राइस एक्सपोर्ट नहीं होता यूएस में, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो रखा है। तो यहाँ पे लोग पढ़ ज्यादा रहे हैं, केवल पढ़ने में लगे पढ़े हैं। उन लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, इस टाइप से हो गया। पढ़ाई मत करो, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करने में दिमाग लगाओ। चलो इतने क्वेश्चंस ट्राई करो, सफिशिएंट इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से। और आर बैच वाले स्टूडेंट, तुम लोगों के ग्रुप में हम एक लेक्चर का, एक नहीं 2 लेक्चर का लिंक डालेंगे, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं
वो चीज समझा रखे हैं, और क्योंकि तुम लोग पहले से पढ़ रखा है थ्योरेटिकल पार्ट उसका, तो आराम से चीजें सीख सकते हो। और उसको बस सुनना, मतलब वीडियो देखना कि क्या उसमें बोल रहा है एग्जैक्टली, उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करना। बहुत सिंपल सा पार्ट है, केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से रिलेटेड पार्ट है, वो हम सिखाने के मूड में नहीं है, तो हम लोग उस वीडियो को देख करके आराम से सीख सकते हैं। मतलब बहुत बेसिक चीज है, बस जो चीज बोले हैं वहां पे उसको ढंग से सुनना, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। एक लेक्चर तो हमको लगता है 15-20 मिनट का है, और एक लेक्चर नियर अबाउट 1 घंटे का होना चाहिए, 1.25 घंटे का होना चाहिए। तो पूरा टॉपिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं वो चीज सीख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पार्ट सीखेंगे, 4-5 और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थोड़े हाई लेवल के टाइप के हैं, उन सब चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो लेक्चर तुम लोग देख के आना नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम लोग आगे वाले पार्ट पे आराम से मूव कर जाए। आज आज अनाउंसमेंट होने वाला था ना कि 10th बोर्ड का एग्जाम कब होगा, 10th और 12th का? 6 बजे, 6 शाम बजे 6 से। बजे। अच्छा, ओके। क्योंकि उसके हिसाब से हम लोगों को बीच के लेक्चर्स का प्लानिंग करना है बहुत सारा। शुरू के 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है, 2 फैक्टर है बेसिकली, इसलिए पहला क्वेश्चन दिया है। जैसे कुछ लोगों को तो दिख रहा होगा यहाँ लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर, मतलब पाई लोन पेयर कंजुगेशन दिख रहा है, तो रेजोनेंस हो सकता है। बट साथ ही साथ क्लोरीन वाला पार्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो उसके वजह से भी कंजुगेशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट बैक बॉन्डिंग के जैसा केस है। तो रेजोनेंस वाले पार्ट में जब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा तुमको कि लोन पेयर भी रेजोनेंस कर सकता है, और ये क्लोरीन इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींच भी सकता है। बट अभी के लिए हम लोग बस दोनों का केवल डिस्कशन कर रहे हैं कि लोन पेयर भी रेजोनेंस कर सकता है, और क्लोरीन का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों सिनेरियो में रेजोनेंस हो सकता है। जब मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट होगा तो एक असाइनमेंट मिलेगा तुमको वर्कशीट में, उसमें 40 क्वेश्चंस हैं। उसमें हर एक स्पीसीज में तुमको केवल ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं। मतलब वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसको तुमको सीखना ही है। तुमको किसी भी ग्रुप को देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन से टाइप का इफेक्ट शो कर सकता है, एकदम जनरलाइज है कि ये ग्रुप है तो प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन, माइनस हाइपर कंजुगेशन, वो एक एक्सरसाइज में तुमको सॉल्व करना है। तब वहां पे इस तरह के केसेस आराम से आएंगे। सेकेंड वाले केस में मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि अभी पॉइंट बताया था कि अभी अगर किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है और सामने वाले पार्ट के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इसका मतलब इसके ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और इसी चीज को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। जस्ट आजू बाजू वाले एटम्स के बीच में अगर रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग उसको बैक बॉन्डिंग बोल दिया करेंगे प्रेफरेबली। बट अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रेजोनेंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है। थर्ड वाले केस में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फोर्थ वाले केस में रेजोनेंस होना चाहिए, पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है, तो इस केस में पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 CO2 मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, जिसको भी आंसर देना दे सकता है। नहीं, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो ग्रुप 14 मॉलिक्यूल में दिया हुआ है NCERT में। मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसके पीछे ऐसा लॉजिक दे सकते हैं। पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो इस केस में पाई लोन पेयर कंजुगेशन, बीच के पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होगा अब इस चीज को। पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब पाई लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम है, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 6
O3 मॉलिक्यूल, ऑल्दो ये एग्जांपल एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग में दे रखा है, बट अगर O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मेंशन करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्लस माइनस से डिनोट कर देते हैं, प्लस और माइनस। तो इस केस में पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आराम से पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर देगा। NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर वाले पार्ट के फॉर्मेट में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो जरूरत नहीं पड़ेगा। पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पाई नेगेटिव कंजुगेशन वाला पार्ट ले सकते हैं, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH में ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब पाई लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल रेजोनेंस आराम से शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम, मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, बट इसमें 10 और 11 मिला के हम लोग को दो कंसेप्ट का बेसिकली डिस्कशन करना है। ये दोनों मॉलिक्यूल को हम नीचे नोट डाउन कर ले रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे भी एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को। पहला चीज तो ये कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस केस में हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। फिर पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो पूरे स्ट्रक्चर में दोनों तरफ आराम से रेजोनेंस हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। नीचे वाले केस में पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है, मतलब इस पार्ट में रेजोनेंस या इन 4 एटम्स में रेजोनेंस हो सकता है। फिर पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इन 3 एटम में भी रेजोनेंस आराम से हो सकता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल रेजोनेंस तो शो कर सकते हैं। डिस्कशन ये करना है बेसिकली अपने को, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक कंजुगेशन सिस्टम हम लोग इस तरीके से दिखाई दे रहा और दूसरा कंजुगेशन सिस्टम दूसरे साइड से। बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज है वो आइदर लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा, दोनों तरफ एक बार में नहीं जा सकता। तो आइदर और का सिचुएशन आया, जैसे आइदर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तब इस केस में जब हम लोग कंजुगेशन सिस्टम वाले पार्ट में ऐसा क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इस तरह के कंजुगेशन सिस्टम को हम लोग अपने लैंग्वेज में क्रॉस कंजुगेशन बोल दिया करेंगे। ऑल्दो ये चीज एग्जिस्ट भी करता है क्रॉस कंजुगेशन। तो जब भी कभी कंजुगेशन सिस्टम में आइदर और का सिचुएशन आएगा, तो वहां पे हम लोग ये वर्ड क्रॉस कंजुगेशन यूज किया करेंगे। इसका एप्लीकेशन अपने स्टेबिलिटी वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, लीनियर कंजुगेशन क्या होता है, सेकंड पार्ट यहाँ पाई पाई कंजुगेशन है और फिर पाई पॉजिटिव कंजुगेशन है, मतलब इस पूरे पार्ट में जो कंजुगेशन सिस्टम है एक लाइन से आता चला गया। तो इस केस में हम लोग का क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन टाइप का बन रहा है। इस चीज को हम लोग लीनियर कंजुगेशन बोला करेंगे। तो अगर कभी भी दो डायरेक्शंस पॉसिबल है किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए, स्पेशली पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, किसी भी स्पीसीज के लिए अगर दो यूज करेंगे, ऐसा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। स्टॉप कर रहे हो हम, लाइट चलाए से तो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया है। तो एक मार्क करके तुम लोग को उस शीट को अभी तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, वहां से तुम लोग एक बार आंसर मैच करा करके देख लेना। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वर्बली हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं क्लास का। किसी को कोई भी डाउट है तो वर्बली डिस्कशन कर सकते हैं। So question number 20. स्क्रीन यार, स्क्रीन हमको दिख नहीं रहा, तो वर्बली मतलब क्वेश्चन नंबर 20 Sir, करके मत SH2 पूछना। है। अच्छा SH2 है, हाँ ठीक है। जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन दे रखा था, डबल बॉन्ड से अटैच्ड सल्फर वाला पार्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन वहां पे sp3 है, तो उधर रेजोनेंस नॉर्मली होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो उस केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ रेजोनेंस उधर पॉसिबल है। जस्ट उससे पहले शायद एक एग्जांपल दे रखा होगा नाइट्रोजन वाला। तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड एटम पे नाइट्रोजन है जिसके ऊपर NH3+ दिख रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगा।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन दिख तो रहा है, बट वहां पाई पॉजिटिव कंजुगेशन हो नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है नाइट्रोजन का, वैकेंट पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उस क्वेश्चन में रेजोनेंस नहीं हो सकता। बट जब सल्फर वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद, 2 हाइड्रोजन होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद भी, क्योंकि ये वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो आराम से थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट वाला पार्ट है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कंजुगेशन सिस्टम बना सकता है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद वहां पे रेजोनेंस वाला पार्ट शो कर सकता है। उसको स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को, ऑल्दो हम खुद भी स्टार मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट है किसी को तो वर्बली पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आर बैच में हम 2 लेक्चर्स भेजेंगे, एक लेक्चर पूरा लंबा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उस लेक्चर को एक बार सुनना, बहुत मतलब है, मतलब घटिया टाइप का चीज, बस सीखना होता है, उसको सीखे बिना हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते ढंग से, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर्स को, जो जो इंस्ट्रक्शंस उसमें देंगे उसको फॉलो करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर वो बेसिक सीख लेंगे तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी हेल्प मिलेगा, काफी इजीली हम लोग चीजें कर पाएंगे। तो इसीलिए वो लेक्चर्स को ढंग से देखना, उसको प्रैक्टिस करना, उसमें जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, जो चीज बोला है एग्जैक्टली सेम चीज प्रैक्टिस कर लेना। अगर उसके आंसर्स तुमको भेजने होंगे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर ये चेक कर लीजिए आंसर सही है कि गलत है, वो चीज हम लोग मेरे पास आंसर बना के भेज देना, उस चीज को प्रैक्टिस करना, यही तुम लोग के लिए होमवर्क होगा आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम लोग एरोमेटिसिटी का कांसेप्ट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके अलावा तुम्हारे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कांसेप्ट डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद हम तुम लोगों को होमवर्क देना शुरू करेंगे। MS चौहान से भी होमवर्क देंगे तुम लोगों को, और बुकलेट से भी होमवर्क देंगे। पहले बुकलेट का होमवर्क देंगे और बुकलेट के बाद MS चौहान का होमवर्क देंगे। जिसको भी GOC का बुकलेट चाहिए होगा वो अपना ऑफिस आकर के बुकलेट लेके जा सकता है, GOC का बुकलेट रेडी है ऑलरेडी, प्रिंट आउट करा करके वो बुकलेट लेकर के जा सकते हैं। MS चौहान का बुक हो सके तो नया एडिशन ले लेना, क्योंकि उस बुक को हम लोग बिल्कुल एक एक क्वेश्चन उसके करने वाले हैं, तो वो 2 साल में उस एक बुक को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। तो बुक सेकेंड हैंड रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है सच, क्योंकि सेकेंड हैंड बुक में भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मतलब लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस एडेड होंगे, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन सेम होंगे, बट कंफ्यूजन ना हो। एक बार पूछ लेना, आर बैच में तुम लोग डिस्कशन कर लेना कि आर बैच के स्टूडेंट लोग कौन सा MS चौहान ले रखे हैं, वही सेम एडिशन ले लो तो ज्यादा बेटर है, और नहीं तो सेकेंड हैंड लेकर के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑर्डर करना होगा तो बुक वाले से ऑर्डर कर लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बुक डिलीवर करा सकते हैं घर पे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर होमवर्क बड़ा देना लेट शुरू रिप्लाई करेंगे। मिलता है। यस सर, हाँ, हम हम लोग कल मैसेज किए थे सुबह को 10 बजे के हाँ अराउंड, तो 6 बजे रिप्लाई मिला था शाम को। हम लोग सर उसमें नेक्स्ट डे मिला था मेरे को। हम लोग उसमें चैटबॉट वाला चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब चैटबॉट का हम लोग 50% पार्ट रेडी कर चुके हैं, बट डेटाबेस में चैटबॉट कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके लिए हम लोग को अमेजन वेब सर्विस लेना पड़ेगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लेना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉस्टली चीज है। तो इसीलिए हम लोग को और क्योंकि एकदम नया चीज है, किसी को पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, तो इसीलिए वो काम हम लोग थोड़ा मैनुअली अभी मैनेज कर रहे हैं, डेटाबेस रेडी करते जा रहे हैं, और फिर चैटबॉट मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने 2 महीने के अंदर चैटबॉट रेडी हो जाएगा, तब तुम लोग का इंस्टेंट रिप्लाई चलेगा, जैसे ही तुम्हारा मैसेज आता जाएगा इंस्टेंटली रिप्लाई चलता जाएगा। तो थोड़ा सॉरी क्या बोलते हैं, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इनकन्वीनियंस चलेगा, घर पे तुम लोग को बुक मिल जा रहा है आराम से बैठे बैठे, तो इसमें लेट रिप्लाई अलाउड है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर सीन करके रिप्लाई नहीं मिलता है बहुत बार। ब्लू टिक नो रिप्लाई। हाँ हो सकता है, क्योंकि जो जो मैनेज कर रहे हैं ऑर्डर वही जो मैनेज कर रहे हैं ऑर्डर वो लोग चैटबॉट बनाने में लगे पड़े हैं, चैटबॉट डेटाबेस में, तो दिन भर ऐसे स्क्रीन देखते देखते एकदम दिमाग खराब हो जाता है, और क्योंकि वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स का टाइम आ रखा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये है कि वो लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और वो लोग चैटबॉट बनाने में लगे पड़े हैं, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। अमन जो है उसमें एक स्टूडेंट, वो काफी अच्छा एक चैटबॉट बनाया था, हमको जो दिखाया था हमको तो बहुत मजा आया था देख करके। बाकी उसमें एक तो अनूप के सिस्टर है, वो भी उसमें डेटाबेस वाली चीज में लगी पड़ी, वो लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे चैटबॉट वगैरह बना सकते हैं, तो बन जाएगा 3-4 महीने 5 महीने जितना टाइम लगे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तुम लोग को आंसर जैसे ही लाइट आएगा हम आंसर बना करके भेज देंगे, मेरे घर का इन्वर्टर भी खराब हो रखा है, तो हो सकता है कि क्लास अगर डिस्टर्ब हो तो
हम लोग हो सकता है ऑफिस से जाकर क्लास ले, मैनेज कर लेंगे उस चीज को हम लोग, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. Thank you, sir.